हेलो। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। अगर कोई गिवन रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे बॉडी जो कि इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और मुझसे पूछा जाए कि बताएं इस रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो क्या मैं यहां पर हाफ mv स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हाफ mv स्क्वायर आप लिखेंगे तो v इज व्हाट? स्पीड ऑफ अ बॉडी। और ये हम जानते हैं कि अगर ये बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड तो अलग अलग होगी ना। तो इसीलिए हाफ mv स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब कोई गिवन बॉडी क्या करे? ट्रांसलेट करे। क्योंकि अगर वो बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है तो उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज मैं इस बॉडी के ऊपर कोई एक पार्टिकल कंसिडर करता हूं यहां पर, और मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का जो मास है ना वो m1 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस है r1। इस गिवन इंस्टेंट पर इस पार्टिकल की स्पीड है v1। तो आप इस गिवन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? आप इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर। लेकिन इस गिवन बॉडी के ऊपर सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि अलग अलग डिस्टेंस पर है, और हर इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आएगी, जो कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पार्टिकल की स्पीड और मास क्या है। तो फिर अगर मुझे इस पूरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो क्या करना चाहिए? तो मैं कह सकता हूं कि हर इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूं और उन सब का क्या कर दें? समेशन कर दें। जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज मैं यहां पर एक पार्टिकल लेता हूं, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो है r2 और इसकी स्पीड है v2। तो फिर इस पार्टिकल का आप मास क्या लिखेंगे? हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। इसी तरीके से हर इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखते जाएं और उसका क्या कर दें? समेशन कर दें। और सपोज यहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब देखना है क्या करें। एक बात बताओ, अगर ये पार्टिकल जिसका मास m1 है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड होगी ओमेगा इंटू r1। सिमिलरली वो पार्टिकल जिसका मास m2 है, अगर उसकी स्पीड v2 है तो उसकी वैल्यू क्या मैं लिखूंगा? ओमेगा इंटू r2। और ओमेगा हर इंडिविजुअल पार्टिकल का सेम होगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी गिवन रिजिड बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। तो अगर किसी भी गिवन पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r है तो उसकी स्पीड डायरेक्टली हम ओमेगा इंटू r लिख सकते हैं। तो यहां पर जो स्पीड लिखी हुई है v1 v2, इनको ओमेगा के टर्म्स में रिप्लेस करें तो जरा ध्यान से देखिएगा एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका? हाफ m1 v1 की वैल्यू बताएं क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा इंटू r2 स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से सभी का समेशन कर दें और जो nth पार्टिकल है उसके लिए क्या लिखेंगे? हाफ mn इंटू ओमेगा इंटू rn स्क्वायर। अब जरा इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें, यहां पर 1/2 ओमेगा स्क्वायर इस पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन आ जाएगा। तो देखिएगा इसी एक्सप्रेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन। इस एक्सप्रेशन में क्या बचेगा अंदर? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस
क्लियर? तो देखिएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस इज व्हाट द समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. This is the total kinetic energy of a body. और ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, पता है इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जिसे हम यहां पर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बोलते हैं इस एक्सप्रेशन को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे इस गिवन बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आज के बाद इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है कि रेदर देन टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल, हम क्या करें, उस गिवन बॉडी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लें। और अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ना, तो हम उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख पाएंगे डायरेक्टली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके। तो आज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी गिवन बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? ओके। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज व्हाट? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम एमओआई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चलिए अब इस टर्म के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मास पर ही डिपेंड नहीं कर रहा, वो साथ ही साथ मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अबाउट कैसा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मैंने क्या बोला? जैसे कि आप यहां देखें एम आई आर आई स्क्वायर लिखा है, तो यहां पर एम आई एक ith पार्टिकल का मास हो गया, और आर आई क्या है? आर आई है उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। मतलब मुझे यहां पे समझ में ये आ रहा है कि अगर मैं मास को सेम रखते हुए उसके डिस्टेंस को भी चेंज कर दूं, तो भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है? पहली बात, मास ऑफ अ बॉडी। सेकेंड वन इज शेप एंड साइज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दो बॉडीज लेता हूं और दोनों ही बॉडीज का मास सेम है, लेकिन उनका शेप और साइज डिफरेंट है, तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे ही नहीं डिपेंड कर रहा, मास का एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस फैक्टर पर भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी हम किसी भी गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं ना, तो हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी एक्सिस को चेंज कर देंगे ना, तो उस बॉडी का एमओआई भी चेंज हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सपोज मैंने यहां पर ये एक रिंग कंसीडर किया, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सपोज I1 है, ये एक्सिस। और अभी मैं अपनी एक्सिस चेंज कर देता हूं, अब मेरी एक्सिस ये है, और सपोज इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, तो डेफिनेटली I1 का वैल्यू I2 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर देंगे ना, तो उस गिवन एक्सिस के अबाउट बॉडी के मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना, वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम किसी भी गिवन बॉडी का एमओआई पूछेंगे ना, तो हमेशा याद रखिएगा हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हैं।
क्योंकि जब तक एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं करेंगे ना, देयर इज नो मीनिंग टू आस्क अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं MI/RI स्क्वायर में, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? किसी भी गिवन पार्टिकल के एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ही चेंज कर देंगे तो ये गिवन डिस्टेंसेस भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो जब भी आपको किसी भी गिवन प्रॉब्लम में इस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा ना, तो वो आपको स्पेसिफाई करेगा कि वो किस एक्सिस के अबाउट बोल रहा है। क्लियर? ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पर। अगर मुझे कोई भी एक गिवन पॉइंट पार्टिकल दिया हुआ है और मुझसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, सपोज इस एक्सिस के अबाउट, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो हमेशा अगर किसी भी गिवन पार्टिकल का MOI कैलकुलेट करना है ना, तो उस पार्टिकल का उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लें। और सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो हम सिंपली उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं? mr²। हमेशा याद रखिएगा ये जो r है, ये r इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं AOR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब काफी आसान है किसी भी एक गिवन पार्टिकल का MOI कैलकुलेट करना। बस हमें क्या पता होना चाहिए? उस पार्टिकल का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं, सपोज मेरे पास एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, यहां पर 3 पार्टिकल हैं और इन तीनों पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है R1, R2 एंड R3। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाए कि ये बताएं कि इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो काफी आसान तरीका है। हम एक पार्टिकल का कैलकुलेट करना जानते हैं, तो इंडिविजुअली हर पार्टिकल का MOI कैलकुलेट करें और उन सभी का क्या कर दें? समेशन कर दें। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि यहां पर इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है और मान लीजिए इस एक्सिस को बोलते हैं AA'। तो IA' की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? M1 R1²। ये है M1 मास का कॉन्ट्रीब्यूशन MOI में। M2 के लिए क्या लिखेंगे? M2 R2²। एंड सिमिलरली M3 के लिए क्या लिखेंगे? M3 इंटू R3²। काफी आसान तरीका है। अगर आपके गिवन सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट पार्टिकल्स हैं, पॉइंट पार्टिकल का मतलब कि उनका मास किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस गिवन सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करें और हर किसी का कंट्रीब्यूशन लिख करके उनका क्या कर दें? समेशन कर दें। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए ना, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि किस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है। क्योंकि जब तक हम ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि हमें किस एक्सिस के अबाउट MOI कैलकुलेट करना है, देयर इज नो मीनिंग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन ही क्या है? इनसफिशिएंट है। क्लियर? ओके। चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहां पर आपके पास 4 पॉइंट पार्टिकल्स हैं जिनका मासेस आपको यहां दिया हुआ है 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। इन 4 पार्टिकल्स को इस प्लेन में इस तरीके से प्लेस किया गया है कि इनको ज्वाइन करने पर ये एक स्क्वायर फ्रेम बन रहा है और उस स्क्वायर की साइड क्या है? 2 मीटर। क्लियर? ये 4 पॉइंट पार्टिकल्स रखे हुए हैं यहां पर। अब ध्यान से देखें, हमें इस गिवन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अलग अलग एक्सिस के अबाउट। तो ध्यान से देखें, एक एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसके अबाउट इस गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सपोज I1। वो एक्सिस जो कि अलोंग द वाई एक्सिस है, ये सपोज इसके अबाउट है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। तो चलिए अब हम I1 और I2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे I1 का वैल्यू लिखना है
तो ये इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो 1 kg और 2 kg के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सिस है वो इस गिवन पॉइंट पार्टिकल से ही पास कर रहा है। तो इन गिवन पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हुआ, 0। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 kg का तो कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं इस एक्सिस के अबाउट, सिर्फ किसका आएगा, 4 एंड 3 kg। अब एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट 4 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये, और ये वैल्यू क्या है, 2 मीटर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 4 इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली 3 kg का क्या लिखेंगे, m आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टर्म क्या आएगा, 16 प्लस 12, दिस इज 28 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर। अब देखिएगा अगला पार्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस। बताएं क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन, I2। तो ध्यान से देखें, अभी 1 kg और 4 kg का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो इन गिवन पॉइंट पार्टिकल से ही तो पास कर रहा है ना, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट इन दो मासेस का कंट्रीब्यूशन क्या है, 0। क्लियर। अभी सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका आएगा, 3 kg और 2 kg। तो एक बात बताएं, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दिस वन, और ये क्या है, 2 मीटर। सिमिलरली 2 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो बताएं क्या लिखेंगे, 3 kg का लिखते हैं m आर स्क्वायर, आर इज व्हाट, 2 का स्क्वायर। क्लियर। 2 kg का बताओ क्या लिखोगे, m इंटू आर स्क्वायर, ये आएगा। तो देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज 12 एंड दिस इज 8, दिस इज 20 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एक एक्सिस बना रहा हूं जो कि 1 kg वाले पॉइंट से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखें, दिस वन एक्सिस, और इस एक्सिस को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं। जब भी अगर कहीं क्रॉस लगा हो ना, तो उसका मतलब समझ जाना ये वो एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जिस पॉइंट पर क्रॉस लगा हुआ है ना, उस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना मस्ट है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें कैलकुलेट करना है, और सपोज इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I3, समझ में आ रहा है। तो बताएं I3 का वैल्यू आप लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल का कैलकुलेट करके उसका क्या करते हैं, समेशन। तो एक बात बताओ, इस 1 kg वाले का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, 0, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो इस गिवन पॉइंट पार्टिकल से ही तो पास कर रहा है ना भाई। क्लियर। चलिए, तो इसका तो 0 हो गया। अगर हम 2 kg की बात करें तो 2 kg वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है, 4 kg वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 2 मीटर है, और अगर 3 kg वाले के लिए बात करें तो 3 kg वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। और आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इसे आप पाइथागोरस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, 2√2 मीटर। क्लियर। तो चलिए बताएं I3 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 2 kg का कंट्रीब्यूशन m आर स्क्वायर, और r का वैल्यू 2 प्लस 3 kg का कंट्रीब्यूशन बताएं m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 3 kg के लिए, 2√2। तो यहां पे 3 इंटू 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर। 4 kg का बताएं, 4 kg का इस एक्सिस के अबाउट r कितना है, 2 मीटर। तो 4 kg के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज 8, दिस इज 24 एंड दिस इज 16।
क्लियर? तो इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है हमारी क्या, 48 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, समझ आया कि नहीं? अगला पार्ट करते हैं। अब सपोज हमसे इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये है डायगोनल, और इस डायगोनल के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सपोज I4 दिया हुआ है। अब बताएं I4 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे? I4, एक बात बताओ मुझे, ये जो 3 kg और 1 kg का मास है, इसका इस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 0। क्यों? क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सिस आपने बनाई है ये ऑलरेडी 1 kg और 3 kg से ही तो पास हो रहा है ना। क्लियर? तो यहां पर इन दो मासेस का तो कंट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं, बस 2 और 4 kg वाले मासेस का ही कंट्रीब्यूशन आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर 4 kg वाले का मुझे कंट्रीब्यूशन देखना है तो 4 kg वाले का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, एक्सिस से कितना है? क्या 2 मीटर है क्या? नहीं, ये है एक मेजर मिस्टेक जो हम लोगों से हो जाती है। इस 4 kg वाले मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा, इस 4 kg वाले मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। और आप देख पा रहे होंगे इसे, ये डायगोनल का जस्ट क्या है, हाफ। डायगोनल की लेंथ क्या थी, 2√2। तो बताओ ये लेंथ क्या होगी? यहां पे इसकी वैल्यू होगी बाई 2, मतलब दिस इज व्हाट, √2 मीटर। दिस इज आर परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? ये गिवन 4 kg वाले मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से 2 मीटर है या √2 मीटर है? √2 मीटर है। और ये भी हम देख चुके हैं कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं एक्सिस के अबाउट, तो उसमें mr² में r इज व्हाट, डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिएगा, इसका भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर √2 हो गया, और सिमिलरली 2 kg वाले का भी डिस्टेंस √2 मीटर हो गया, डायगोनल का हाफ। तो चलिए लिखते हैं, बताएं 2 kg वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, mr² एंड द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट, √2 मीटर। तो ध्यान से देखिएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 4 kg की बात करते हैं, 4 इंटू r, उसके लिए भी r की वैल्यू क्या है, √2। समझ आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखें, ये वैल्यू बताएं क्या आ रही है। दिस इज 4 प्लस 8, तो ये वैल्यू आती है आपके पास कितना, 12 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I4। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप अपना एक्सिस चेंज कर देते हैं, उस गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब भी हमें किसी भी गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम ये देखेंगे कि किस गिवन एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। और बहुत आसान है कैलकुलेट करना, जैसा कि आपने देखा, हमने जब भी किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया तो कैसे किया, हर इंडिविजुअल पार्टिकल का कैलकुलेट करते हैं और उन सब का क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं। आई होप कि क्लियर होगा। ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a given system about the axis perpendicular to the line joining them and passing through center of mass। क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, किस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम, मतलब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर, और कहां से पास करे, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो इतना तो श्योर है कि इन दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में ही कहीं होगा। तो हमें उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो इस लाइन जॉइनिंग के क्या है, परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सपोज ये वैल्यू है I। क्लियर? और 1 kg का जो इस एक्सिस से डिस्टेंस है ना, इसे हम मान लेते हैं R1 है, और ये जो डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं क्या है, R2। तो अगर आपको R1 और R2 की वैल्यू पता चल जाए तो आप इस गिवन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो बताएं यहां पर
R1 और R2 के टर्म्स में आप क्या लिखेंगे, 1 kg का कंट्रीब्यूशन कितना है, m इंटू R1 स्क्वायर, क्लियर, और 2 kg का कंट्रीब्यूशन कितना है, m इंटू R2 स्क्वायर। तो बेसिकली हमें R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये R1 है क्या, 1 kg का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, और सिमिलरली R2 क्या है, 2 kg का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। ये हम कैसे कैलकुलेट करें, याद करें आपने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में इस गिवन टॉपिक के बारे में पढ़ा है। वहां पे आपको बताया गया था कि 2 पार्टिकल सिस्टम में जो ये डिस्टेंसेस होते हैं ना, ये मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो R1 अपॉन R2 है ना, इसकी वैल्यू मास का इनवर्स रेशियो मतलब 2/1 होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपको सेंटर ऑफ मास चैप्टर में बताया गया है। सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 पार्टिकल के डिस्टेंस को मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। तो R1 1 kg से डिस्टेंस है और R2 2 kg से है, तो R1/R2 की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, m2 अपॉन m1, क्लियर। और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 3 मीटर। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके R1 और R2 का वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो देखिएगा यहां से R1 का वैल्यू क्या आ रहा है, R1 का वैल्यू आता है 2 मीटर एंड R2 का वैल्यू क्या आता है, 1 मीटर। खत्म। R1 R2 की वैल्यू पता है तो बस इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जरा देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 4 प्लस 2 6 kg मीटर स्क्वायर, क्लियर। जैसे कि इस गिवन प्रॉब्लम में पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल सिस्टम के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, क्लियर है, ठीक। चलिए देखिएगा अगला न्यूमेरिकल क्या है। आपके पास 3 पॉइंट पार्टिकल्स हैं और तीनों पॉइंट पार्टिकल का जो मास है ना वो आपको सेम दिया हुआ है, और इन तीनों पॉइंट पार्टिकल को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि अगर मैं लाइन ज्वाइन करूं इन तीनों पार्टिकल को ज्वाइन करते हुए, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है जिसका साइड लेंथ क्या है, a, क्लियर। अब देखिएगा इस पूरे गिवन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि इस मास से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्रॉस से। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन बॉडी का I1 दिया हुआ है, ठीक है। वो एक्सिस जो कि इस मास से पास हो रहा है और इस गिवन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। और इस गिवन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड के अबाउट, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है ना उसके अबाउट सपोज वो दिया हुआ है I2, मतलब वो एक्सिस जो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब भी इस तरीके से क्रॉस साइन बनाओ ना तो उसका मतलब हमेशा समझ जाना कि वो एक्सिस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और इसके अबाउट I1 है, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड I1 डिवाइडेड बाय I2। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए बताएं। तो I1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो इस m मास का कंट्रीब्यूशन तो 0, क्योंकि एक्सिस इस गिवन मास से ही पास हो रहा है, क्लियर। इस मास का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या है, a। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है तो इसका कंट्रीब्यूशन ma स्क्वायर, और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a, तो इसका भी ma स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिएगा हम क्या लिखेंगे, ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, दिस इज व्हाट 2ma स्क्वायर, क्लियर। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है जो कि वैल्यू क्या दी हुई है, I2। तो अगर ये सेंट्रॉइड है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इस डिस्टेंस को r बोलता हूं
तो अगर ये डिस्टेंस r हुआ तो ये डिस्टेंस भी r होगा और ये डिस्टेंस भी r होगा। तीनों पार्टिकल का मास सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो हम डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अगर I2 की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं तो बताएं इस m मास का कंट्रीब्यूशन क्या लिखूंगा, m r स्क्वायर। लेकिन तीनों ही पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एम आर स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि हर पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से क्या है, r। तो मैं सिंपली एम आर स्क्वायर को क्या कर सकता हूं, 3 से मल्टीप्लाई। बस हमें यहां पे r की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो वो कैलकुलेट करना आसान है, ये मैथ से जरा ध्यान से देखें कैसे कैलकुलेट करें। मतलब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो देखिएगा ध्यान से। एक बात बताएं, ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल 60 है और ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये हो गया 30 डिग्री। और ये लेंथ क्या होगी, ये ध्यान से देखें, ये सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन हाफ, तो ये लेंथ होगी a/2। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं तो इस ट्रायंगल में cos 30 का वैल्यू क्या लिखूंगा, cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है a/2। भाई यार cos 30 का वैल्यू बताएं जल्दी से क्या होता है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहां से r का वैल्यू आता है a/√3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया, समझ में आ रहा है। इन गिवन पार्टिकल का सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड कर लिया, जो कि कितना आया, a/√3। तो अब क्या करें, यहां से जो r का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, इस r की वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, बताएं। एम आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट, a/√3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। तो देखिए वैल्यू क्या आती है आपके पास, ma²। हमें क्या फाइंड करना था, I1/I2। तो वैल्यू ऑफ I1 इज व्हाट, 2ma² डिवाइडेड बाय ma², दिस इज व्हाट 2। क्लियर, काफी आसान प्रॉब्लम था, बस हमें यहां पर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ा। ओके ठीक है।